अस्सलाम वालेकुम जी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर वाटर कंक्रीटिंग। इसके कौन से मेथड हैं और कौन से मेथड को बेस्ट कंसिडर किया जाता है। देखें, अंडर वाटर जो कंक्रीटिंग की जाएगी इसी को हम अंडर वाटर कंक्रीटिंग बोलते हैं। मेथड की बात की जाए तो ट्रिमी पाइप मेथड, बकेट मेथड, पंपिंग मेथड और रेडीमेड कंक्रीट मेथड, ये इसके मेथड हैं। और कौन से मेथड मेथड को हम बेस्ट कंसिडर करते हैं तो ट्रिमी पाइप मेथड को बेस्ट कंसिडर किया जाता है। ये एक पाइप होता है जिसका डाया 20 सेंटीमीटर होता है और इसको स्पेसिफिक इसकी लेंथ को इंक्रीज करके स्पेसिफिक पॉइंट तक ले जाया जाता है जहां पे हमने कंक्रीटिंग करना होती है। ठीक है, तो वहां कंक्रीटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि ड्यूरिंग कंक्रीटिंग आप किन चीजों पे फोकस करेंगे। देखें, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, लेकिन मेन जो जिस पॉइंट पे फोकस करेंगे वो उसकी कंपैक्टिंग होगी या कंपैक्शन होगी। कंपैक्शन के अलावा उसकी क्यूरिंग होगी। इन चीजों पे ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। कंक्रीटिंग के बाद फिर क्यूरिंग होगी। अब अगर कंपैक्शन की बात की जाए तो ये कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट क्या चीज है जी। अब ये कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट क्या है कि कंक्रीट के अंदर जितने वॉइड्स हैं या जितनी एयर इंटर हो चुकी हुई है तो उस एयर को रिमूव करना, यही उसकी कंपैक्शन होती है। और कंपैक्शन किसी भी कंक्रीटिंग में बहुत अहम किरदार जो होता है इसका कंपैक्शन का होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंक्रीट में 5% अगर 5% जो है वो उसमें वाइड्स रह जाते हैं तो उसकी वजह से 30% जो है उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा अगर वाइड्स उसके 10% हो जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ 50% से ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी कंक्रीटिंग हो उसमें हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा ये कंपैक्शन की तरफ रहना चाहिए। बाकी जी ये तो होगा कंपैक्शन। अच्छा, इस कंपैक्शन में कंपैक्शन करने के कौन कौन से जो है वो मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपैक्शन कौन कौन सी हैं। तो टाइप्स की बात की जाए तो इसकी मेन टू टाइप्स हैं। एक तो आपकी हैंड कंपैक्शन होगी और दूसरी आपकी आप मैकेनिकल कंपैक्शन कह सकते हैं या कंपैक्शन बाय वाइब्रेटर। ठीक है, अब हैंड कंपैक्शन से मुराद कि आप रॉड के साथ करेंगे कंपैक्शन। और कंपैक्शन बाय वाइब्रेटर, वाइब्रेटर की बात की जाए तो ये वाइब्रेटर से करेंगे उसकी कंपैक्शन। अब वाइब्रेटर में उसके इंटरनल वाइब्रेटर भी है, फॉर्म वर्क वाइब्रेटर भी है, टेबल वाइब्रेटर भी है, प्लेट वाइब्रेटर भी है और सरफेस वाइब्रेटर भी है। ये आपने एमसीक्यूज जब रिटन एग्जाम दिया तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी बड़ा जो है ना वो हार्ड फेवरेट था कि ये सरफेस वाइब्रेटर को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम सिक्रीड वाइब्रेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाइब्रेटर में ये आपका सिक्रीड वाइब्रेटर भी है, वाइब्रेटर रूलर भी है। तो ये सारे जो है ना हाँ वाइब्रेटर की टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि दूसरा आपने बोला कि हम जो है वो क्यूरिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो क्यूरिंग पे करेंगे क्यों और ये क्यूरिंग होता क्या है। ठीक है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। अब देखिए, कंक्रीट को जो है ना वो वेट रखना, कंक्रीट को मॉइस्ट रखना, ठीक है, वो गीला रहे, इसी को हम क्यूरिंग कहते हैं। ठीक है, और ये क्यूरिंग हम करते क्यों है। क्यूरिंग हम इसलिए करते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो है वो होता रहे। देखें, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग के बाद उसके जो केमिकली इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले रिएक्ट करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट ये पानी के मिलने के बाद रिएक्ट करता है। जब इनका रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन के साथ साथ इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है और इसके अंदर जो वाटर है वो कभी भी इवेपोरेट होके, मतलब टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम बाहर से क्यूरिंग इसलिए करते हैं कि जो कंक्रीट में मौजूद पानी है वो बाहर ना निकलने पाए। ठीक है, अब बाहर क्यूरिंग से पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। क्योरिंग का पर्पस ये होता है कि जो कंक्रीट के अंदर पानी है वो बाहर ना निकले, वो वेपोरेट ना हो। ये आप क्योरिंग से भी कर सकते हैं या और किसी तरीके से अगर कर सकते हैं तो वो तरीका अपना लिया जाता है। बिलफर्ज हम ऊपर कोई जो है वो क्योरिंग कंपाउंड लगा देते हैं, पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम बाहर सरफेस कोई ऐसी वाटर प्रूफ सरफेस लगा देते हैं कि जहां से जो है वो पानी वेपोरेट ना हो।
ठीक है, तो इससे भी हम जो है स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हम क्यूरिंग करेंगे इतनी स्ट्रेंथ मैक्सिमम अचीव हम कर सकते हैं। मैक्सिमम से मुराद के अगर हमने M20 की है तो वो 20 मेगा पास्कल ही अचीव करेगा ना, लेकिन ये है कि अगर क्यूरिंग हम कम करेंगे तो फिर इतनी भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, एक चीज। दूसरा ये है कि क्यूरिंग ना करने की वजह से होता है क्या, वाटर उसमें से निकल के इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा पानी अंदर कम रह जाएगा, जबकि जो उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन उसका रिएक्शन चल रहा था अंदर, ठीक है, सीमेंट का, उस रिएक्शन से हीट उसमें जो है ना डेवलप होगी, और वो उस हीट से जो है उस रिएक्शन को पूरा पानी नहीं मिलेगा, और वो जो है वो या तो जो है वो फैलना शुरू कर देगा या सिकुड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, और उस सिकुड़ाव फैलाव की वजह से श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, और श्रिंकेज क्रैक्स की मेन वजह होती है इम्प्रॉपर क्यूरिंग। ठीक है, अब जी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ये क्यूरिंग का तो आपने बता दिया, हमें बताएं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, क्यूरिंग को आप किस तरह जो है वो कर सकते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो इसमें आप वाटर क्यूरिंग भी है, वाटर क्यूरिंग में आप स्प्रे भी करते हैं, फिर पाउंडिंग भी कर सकते हैं, फिर उसमें उसकी कवरिंग भी कर सकते हैं, कवरिंग से मुराद के बोरियां शोरियां लगा के। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना हम जो है क्यूरिंग किसी मेम्ब्रेन क्यूरिंग कर सकते हैं। मेम्ब्रेन से मुराद के हम क्यूरिंग कंपाउंड, ठीक है, लगा देते हैं, एक तय लगा देते हैं वो क्यूरिंग कंपाउंड, या फिर हम जो है उसमें बिटुमिनियस लेयर भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऊपर, ताकि एवेपोरेट ना हो। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं जी, कौन कौन से टाइप्स हैं, वाटर क्यूरिंग, मेम्ब्रेन क्यूरिंग और एप्लीकेशन ऑफ हीट। ये एप्लीकेशन ऑफ हीट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीट से मुराद है कि ये इसमें जो है ये धुआं छोड़ दिया जाता है, गर्म धुआं छोड़ने से ना स्टीम स्टीम छोड़ी जाती है, और स्टीम से क्या होता है, स्टीम एक तो वाटर जो है वो उसमें नहीं निकलने देता, ठीक है, जो उसके अंदर वाटर है वो तो रहेगा। दूसरा ये है कि उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन के अमल को भी इंक्रीज कर देता है, ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। देखिए जी नेक्स्ट हमारा क्या है जी, इंटरव्यूअर पूछता है जी ये मेम्ब्रेन क्यूरिंग का आपने जिक्र किया, ये क्या चीज होती है। मेम्ब्रेन क्यूरिंग, बिल्कुल सर, जिस पॉइंट अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब हम उसकी जो है वो वाटर क्यूरिंग नहीं कर सकते, या फिर हमारा जो है वो वाटर है ही नहीं है, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी वाटर की नहीं है, क्यूरिंग पॉसिबल नहीं है वाटर की, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग लेयर लगा देते हैं। वो क्यूरिंग कंपाउंड भी हो सकता है और वो बिटुमिनियस लेयर भी हो सकती है। ठीक है, क्यूरिंग कंपाउंड में E15 मेरा ख्याल एक कंपाउंड है, बाकी भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, ये तो हो गया मेम्ब्रेन क्यूरिंग। एक और आपने जिक्र किया था ये स्टीम क्यूरिंग का, तो ये क्या चीज़ होती है जी। जी बिल्कुल सर, ये जो स्टीम क्यूरिंग होगी ये ऐसी क्यूरिंग होगी जिसमें जो है ना स्टीम को छोड़ा जाएगा। जब स्टीम को छोड़ा जाएगा उस जो है कंक्रीटिंग वाले जो हमारा स्ट्रक्चर है, और ये अमूमन ज़्यादातर जो है ना ये प्रीकॉस्ट जहाँ पे कंक्रीटिंग की जाती है ना वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है स्टीम क्यूरिंग का। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हीट को छोड़ा जाता है, हीट को छोड़ने से उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन का अमल तेज़ हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर से वो मॉइस्चर जो है वो भी नहीं निकलता, ठीक है, और अमल भी हीट ऑफ हाइड्रेशन का अमल भी तेज़ हो जाता है। तो वो जो अचीव उसने करनी थी स्ट्रेंथ 28 डेज में, वो जल्दी से अचीव कर लेते हैं। वो यूं समझे कि आप 1-2 दिन में ही वो अचीव कर लेगा। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 28 दिन वाली स्ट्रेंथ 1 दिन में 2 दिन में अचीव कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा जब उसने हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन का अमल सारा हुआ, उसको मॉइस्चर सारा मिला, ठीक है, तो वो जो क्रैक्स आने थे, श्रिंकेज क्रैक्स, उसकी भी जो है उसके भी चांसेस बहुत कम हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो नमी शमी अपीयर होती है, यानी फ्लोरिसियंस आ जाते हैं, और इस तरह के भी, क्योंकि हम जब क्योरिंग करते हैं, क्योरिंग वाटर की क्योरिंग करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं नमकियात होते हैं जिसकी वजह से उस स्ट्रक्चर पे फ्लोरिसियंस जो है ना अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी अगर हम ये स्टीम क्योरिंग करेंगे तो हमारे वो भी चांसेस कम हो जाएंगे, फ्लोरिसियंस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है जी, अच्छा आप बताएं कि ये प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है जी। बिल्कुल सर, ये जो प्लास्टिसाइजर होता है ये वर्कबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। वर्कबिलिटी
जितनी वर्कबिलिटी ज़्यादा होगी, वर्कबिलिटी ज़्यादा होने से हमारा काम आसानी से होता है, लेकिन जैसे ही हम वाटर के साथ वर्कबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक ऐसा एडमिक्सचर है जिससे हम जिसको यूज़ करने से हमारी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है और वर्कबिलिटी भी को भी हम जो है वो अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो जी ठीक हो गया। ये सुपर प्लास्टिसाइजर क्या है? अगर प्लास्टिसाइजर का आपने बता दिया, अच्छा मुझे बताएं कि प्लास्टिसाइजर में कौन सा इसकी कोई एग्जांपल दें, प्लास्टिसाइजर की कोई एग्जांपल। तो देखें इसमें जो है ना डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जिसमें से ये आप कोई भी याद रख सकते हैं। लिग्नोसल्फेट है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर पोलीगली कोलेस्टर है। ठीक है, अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये प्लास्टिसाइजर की बात हो रही है ना, तो प्लास्टिसाइजर में आप पोलीगली कोलेस्टर, ठीक है, पोलीगली क्लस्टर, ये एक याद कर लें। इसकी वजह ये है कि आपको याद रहेगा पी से प्लास्टिसाइजर और पी से ही आपका पोलीगली क्लस्टर आपका एडमिक्सचर होगा जो हम एज अ प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सुपर प्लास्टिसाइजर। इंटरव्यूअर कहता है जी प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर में क्या फर्क है? सुपर प्लास्टिसाइजर भी तो वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमने वर्कबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। जी बिल्कुल सर। इसमें सर सुपर प्लास्टिसाइजर है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस जो है प्लास्टिसाइजर से ज्यादा होती है, मतलब हम मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं और इसकी जो है परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको सुपर प्लास्टिसाइजर कहा जाता है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये सुपर प्लास्टिसाइजर है, तो सुपर से ये SMF, ये फुल आप ना याद रखें, इतना याद भी नहीं होगा। SMF, जिसने इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन करना है ना आपसे, उसको पता होगा, SMF का भी पता होगा, इसीलिए वो पूछ रहा है ना कि सुपर प्लास्टिसाइजर की मुझे कोई एग्जांपल बताओ। तो अगर आप याद कर सकते हैं तो वो ज़रूर आप याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये जिप्सम क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं? एक तो ये है कि ये जो जिप्सम है ना, जिप्सम जिप्सम बनता है आपका प्लास्टिक ऑफ पेरिस से। प्लास्टिक ऑफ पेरिस की जब कैल्सिनेशन करते हैं ना, तो कैल्सिनेशन के बाद हमारा ये जिप्सम बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कैल्सिनेशन के बाद क्या बना जी? जिप्सम बना। ठीक है, अब जिप्सम क्या होता है जी? CaSO4 2H2O। ये इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, MCQs में बड़ी दफा आ जाता होता है। ठीक है, तो ये जिप्सम को हम ऐड करते क्यों हैं? देखें, जिप्सम जो है हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो उसकी सेटिंग टाइम है, सीमेंट की सेटिंग टाइम को इंक्रीज किया जा सके। इंक्रीज करने से क्या मुराद है कि जो सीमेंट है ना, वो बड़ी जल्दी जो है ना, अगर उसमें ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट है ना, तो वो बड़ी जल्दी फ्लैश सेट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो जल्दी से सेट होने की कोशिश करेगा, और उस सेटिंग को, जो जल्दी जल्दी सेट हो रहा है, को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। जिप्सम इस्तेमाल होगा तो फ्लैश सेट जो है ना, वो उसको ये प्रिवेंट दी फ्लैश सेट को प्रिवेंट करेगा। मतलब क्या कि रिड्यूस दी सेटिंग टाइम को रिड्यूस करेगा। ये सेटिंग टाइम मतलब इंक्रीज दी सेटिंग टाइम, रिड्यूस दी सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये होगा इंक्रीज दी सेटिंग टाइम, मतलब उसकी ड्यूरेशन, उसके सेट होने की ड्यूरेशन को लंबा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी। अच्छा, इंटरव्यूअर कहता है जी आपने जिक्र किया ये फ्लैश सेटिंग का, तो ये फ्लैश सेटिंग क्या है जिसके लिए हम जिप्सम हमने यूज किया है? तो आपने फ्लैश सेटिंग का तो बता दिया। ये फ्लैश सेटिंग और फॉल्स सेटिंग में क्या फर्क है? ठीक है, बिल्कुल सर। फ्लैश सेटिंग वो सेटिंग होगी जो ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट की वजह से जल्दी से हाइड्रेशन का अमल हुआ, और हाइड्रेशन के अमल की वजह से उसने सेट करना शुरू कर दिया फौरन से। ठीक है, और वो सेट जो हुआ वो पक्का पक्का सेट हो गया, यानी कि सेट के बाद मतलब कि उसको हम रिवर्सिबल नहीं है। उस सेटिंग में को पानी शानी डाल के उसको दोबारा से जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ को हम कहें कि दोबारा से री री मतलब उसको दोबारा से जो है ना उसको मिक्स करें, और मिक्स करने से हम दोबारा उसका मसाला बना दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा।
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से जो फ्लैश सेट है वो पक्का सेटिंग डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो फॉल्स सेट है ना, फॉल्स सेट मतलब होता है कि जब आपने कोई मसाला बनाया, कोई जो सीमेंट है, सीमेंट आपने कोई 2 4 5 मिनट छोड़ा तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, और वो लेयर हल्की सी बनेगी, उस लेयर के ऊपर आप पानी शानी डालेंगे तो उसको रीमिक्स करेंगे तो उसकी जो उसने हल्की सी बनाई थी लेयर, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, यानी कि वो दोबारा से मिक्स, यानी कि वो ये रिवर्सिबल है। फॉल्स जो सेटिंग होगी ये रिवर्सिबल है, ये दोबारा से अपना काम जो है ना नए सिरे से स्टार्ट कर सकता है। जबकि जो फ्लैश सेट है उसने एक दफा सेटिंग कर दी तो वो कर दी, वो रिवर्सिबल नहीं होगा। थैंक यू जी।